आज का क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान का न्यू पैटर्न पे आधारित एक मॉडल पेपर आपको हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी भी हुई है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मां सरस्वती का नारा तो गूंजना चाहिए, क्योंकि मां सरस्वती की ही देन से हम लोग सब कुछ कर पाते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से और शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा न्यू पैटर्न पे आधारित। तो क्या आप सभी तैयार है? बिल्कुल आप सभी तैयार होंगे और पूरे 48 क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान से, और उसी प्रकार से यहाँ पे आपका मॉडल सेट है, ये मॉडल सेट 1 है और इसी तरीके का 5 मॉडल पेपर आपको हम कराने वाले हैं। और जिस बच्चे को 5 मॉडल पेपर याद हो गया ना, वाकई मतलब गर्दा मचा दोगे आप, लेकिन धमाल मचा दोगे। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे 45 मिनट की ली जाएगी, किसकी? सामाजिक विज्ञान की, और जिसमें 48 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप और 40 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। इस तरीके से 23 आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन और 8 आप सभी का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से 79 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। इसकी कंप्लीट वीडियो हम बना दिए हैं कि जो बिहार बोर्ड जो न्यू पैटर्न लागू किया है, पिछले 2 सालों से जो एग्जाम ले रहा था उसको बदल करके जो नया पैटर्न लागू हुआ है उसका हम वीडियो बना दिए। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इतनी शानदार आप लोगों को उसमें समझाया है, सब कुछ चैप्टर वाइज समझाया है कि उसमें किस तरीके से किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो जरूर देख लीजिएगा। ये आज शानदार क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आप सभी तैयार रहिए और सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। एकदम आपके अंदर अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए और देखते हैं कि कौन रसगुल्ले आज 48 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। आप हर एक बच्चे जो है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। चलिए लाइक कर दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। चलिए हर घर शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ये आपकी, हाँ ये आप करेंगे। हर घर शिक्षा पहुंचाने का काम आप करेंगे। हर एक बच्चे को बोलिए, एक अगर बच्चा, एक स्टूडेंट अगर 5 स्टूडेंट को सब्सक्राइब कराएगा तो हर घर शिक्षा पहुंच जाएगा। वह गरीब से गरीब बच्चा भी जबरदस्त तैयारी कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम इसकी पराजय हुई, किसकी पराजय हुई थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका जवाब बता दीजिए। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो बी है ना वह राइट जवाब हो जाएगा। हम भी कहेंगे बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न का जवाब बताइए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का जवाब तो अब आपको शानदार तरीके से देना ही है, क्योंकि एग्जाम अब काफी नजदीक आ चुका है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दूसरी चीज बता दें कि क्रैश कोर्स का अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो क्रैश कोर्स का क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, क्योंकि क्रैश कोर्स से ही आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उन सारे क्वेश्चन, उन सारे टॉपिक, उन सारे मतलब हर चीज को आपको बताया जा रहा है क्रैश कोर्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सामाजिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी? बताइए रसगुल्ले, क्या हो जाएगा? कहेंगे कि सर 1928 में मिली थी। आपने एक बार जरूर बताया था। हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 1928 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको हम बतला दें कि सामाजिक विज्ञान की क्रैश कोर्स लेने के लिए मेरे जो शिक्षक हैं जिससे हमने पढ़ाई किया है वह पढ़ाने आने वाले हैं। उनसे बात हो चुका है, वो बोले हैं कि हम आप सभी, आपके जो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को हम पढ़ाएंगे। तो बहुत जल्द आप सभी के बीच आएंगे। वह कब आएंगे इसकी जानकारी तो हम आपको दे देंगे। और इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, समझिए कि वो शिक्षक आ चुके होंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बोले थे ना अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपकी तैयारी जबरदस्त हम कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। अगला है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो रही थी वो कितनी रही थी? आपको यह बतला देनी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की 6.51%। कितने हो जाएगी? 6.51% हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। तो आप तो उत्सुक होंगे कि आपको जो पढ़ाए हैं वो पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल जो शिक्षक हमें पढ़ाए हैं वही शिक्षक आपको पढ़ाएंगे और तब होगा शिक्षा में क्रांति और तब होगा रिजल्ट में एकदम धमाल। बिल्कुल। और मेरा किताब तो मार्केट में आया हुआ है, पता ही है कि मैंने किताब भी लिख चुका। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही थी? फटाफट से जवाब बता दीजिए। तो बिल्कुल कहिएगा कि सर 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो रही थी वह 10.86% रही थी। कितनी रही थी? 10.86% रही थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से जवाब बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त कर दिया था? तो उसे नियुक्त कर दिया था किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। तो प्रधानमंत्री का पद कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से जवाब दीजिए रसगुल्ले, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, नहीं किए हैं तो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई थी? ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए कह रहा है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी लंदन में। कहां पे हुई थी? लंदन में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता अक्टूबर की क्रांति। और अक्टूबर की क्रांति भी बखूबी आपके एग्जाम में बड़ा बढ़िया पूछा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे शानदार क्वेश्चन है, जरूर आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और क्रैश कोर्स के क्लास में इन सारी बातों को, सारे टॉपिक को, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, जबरदस्त तैयारी तो आपकी चल ही रही है। अगले प्रश्न की बात करें कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। क्या हुई थी? 1887 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर कहिएगा डी नंबर दिया गया है, बिल्कुल सही। अरे रसगुल्ले, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या चीज है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण कर देना। क्या हो जाएगा? सुधारात्मक कानूनों का निर्माण कर देना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। हमारा प्रयास कैसा रहता है आप लोग जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगता है आप अच्छा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए और जबरदस्त तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि क्रैश कोर्स में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो सारा चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए रातों दिन मेहनत करके आपको कुछ भविष्य के लिए आगे कर रहे हैं तो आप जरूर हमें सपोर्ट कीजिए। कह रहे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी शानदार है। क्या कर लीजिएगा, इससे आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फटाफट से जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी जानते हैं जो भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? कौन ऐसा क्षेत्र है जिसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो रसगुल्ले आप सभी जानते हैं कि वैसा क्षेत्र जो सेवा प्रदान करे उसे हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन कहां पे दिया गया? ए नंबर दिया गया। ठीक ना? चलो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या करा? मजे मजे में शानदार तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो। जो दिक्कत होता है आप हमें बतलाओ, हम आपकी कमजोरियों को दूर करेंगे। जो दिक्कत है, जो डाउट है, जब तक आप हमसे नहीं कहिएगा, इसलिए कहते हैं कमेंट बॉक्स यार खुला हुआ है, कमेंट करो फटाफट से कि क्या दिक्कत हो रहा है। जब तक नहीं कहोगे फिर हमें पता नहीं चलेगा दिक्कत क्या है। अगला है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था कोलेन। क्या कहा जाता था? कोलिन कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा रसगुल्ले? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह याद कर लीजिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न कह रहा है कि खिलाफत पद की समाप्ति तुर्की में कब हो गई थी? फटाफट से दे दो जवाब, इसका क्या होगा? कह रहे खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, जिन्हें याद नहीं है दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सर। चलो सर अगले क्वेश्चन की सर जवाब दीजिए। तो देखिए सर क्वेश्चन कह रहा है सर कि 2012 से 13
यानी कि 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय थी वो कितनी थी, तो वह थी 68,747 रुपए। कितनी थी? 68,747 रुपए थी। इस बात बैठा लेना है, जैसे क्वेश्चन आएगा एकदम तवातोड़ जवाब दे देनी है। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो जब पूछा जाता है तो देखना जरूरी है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी, तो वह थी रसगुल्ले 20 रुपए। कितनी थी? 20 रुपए थी। कितनी थी? 20 रुपए थी, ठीक ना। कितनी थी? 20 रुपए थी, है ना। इसको 20 बना दो, ठीक ना। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो यार मुद्रा के प्रयोग से सबको लाभ होता है, उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, उत्पादकों को भी लाभ होता है। यानी कि ए और बी दोनों यहां से राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की अब बात करते हैं, तो बता दो फटाफट से जवाब देखते हैं कि किसमें है दम। मुद्रा के प्रयोग में किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला था यार? तो आप समझ जाना कि बचत को भी मिला था, पूंजी निर्माण को भी मिला था, ऋणों का लेन देन, यानी कि इनमें से जो तीनों है तीनों को मिला था। ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा डी नंबर। शानदार है ना, बिल्कुल यही सारी क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा बाबू। यहां से आपको एक एक क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? यार बता दो फटाफट से, बता दो रसगुल्ले। क्वेश्चन क्या है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? 1854 में। क्या खुला था? 1854 ईस्वी में खुला था। कहां पे ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलो अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित कर दिया था? फटाफट से आप बता दो। बिल्कुल कहोगे सर जमशेदपुर में। हम भी कहेंगे बिल्कुल रसगुल्ले राइट जवाब हो जाएगा तुम लोग का जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? किस भगवान का चित्र अंकित था? तो हमारी विद्या के देवी मां सरस्वती। और इसीलिए तो बोले हमने शुरू में ही कि आज मां सरस्वती का नारा गूंजना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट से करा दो, एकदम मां सरस्वती का जयकारा लगा दो। बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो। चलो बात करते हैं, जितने भी बच्चे देखते हैं यार लाइक करोगे तो मनोबल बढ़ता है मेरा, और बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आपके लिए काम कर सकते हैं। और जब तक समाप्त वीडियो नहीं होता है तब तक आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि जाओगे भटकते रह जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, आखिर में अंतिम में आपको पछताना पड़ सकता है। चलो कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है यार? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो बाबू 19 है। कितने है? 19 है। याद कर लेना 19 है। जिनको याद नहीं है कर लेना याद, 19 है। अगला है बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कौन इसका जवाब देंगे। सर कोई आजकल प्रयोग जरूर कर रहा होगा यार। एटीएम क्या है? एटीएम। एटीएम का पूरा नाम बताओ। एटीएम का पूरा नाम पूछ सकता है, चाहे एटीएम का अर्थ पूछ सकता है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ए से ऑटोमेटिक, टी से ट्रेलर और एम से मशीन। ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? स्वचालित। एटीएम में पैसा निकालने जाते हो तो क्या वहां पे कोई बैठा रहता है? वो गार्ड रहता है, वो पैसा थोड़ी ना देता है, वो तो ऑटोमेटिक निकलता पैसा, यानी कि स्वचालित, यानी कि अपने आप से वो चलता है। ट्रेलर मशीन है ये, है ना। तो स्वचालित ट्रेलर मशीन कहां पे है? ऑप्शन नंबर देखो नीचे है, सी नंबर में। क्या आ जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें रसगुल्ले। चलो बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। कह रहे कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक सफलता मिली थी? भारत के किस उद्योग क्षेत्र में? तो सॉफ्टवेयर में। कहां मिली थी? सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा रसगुल्ले? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। समझे? बिल्कुल समझना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो दिक्कत होता है यार, दिक्कत बताओ हमें। दिक्कत होगा तो हमें पता चलेगा ना आपको दिक्कत क्या रहा, तो उसका समाधान किया जाएगा। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है
वह हमारे सबसे अच्छा नगर जो है, सबसे अच्छा नगर कौन है? पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन का जबरदस्त तरीके से जवाब दीजिए कि मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा रसगुल्ले? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें तो कह रहा है होशे मेला का आयोजन कहां हुआ था? होशे मेला का आयोजन कहां किया जाता था? तो त्रिनिदाद में किया जाता था। कहां? तो त्रिनिदाद में किया जाता था। ऑप्शन क्या कह रहा है? सी नंबर में दिया गया है, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। एकदम एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है, अमृत समान है, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर जाकर के दिक्कत होगी, पछताओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी तो भेजती थी चीन में भेजती थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, बता दो। सेवा क्षेत्र का निर्माण बता दो फटाफट से। सेवा क्षेत्र का निर्माण, तो देखो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं के द्वारा भी, संचार सेवाओं के द्वारा भी, वाणिज्य सेवाओं के द्वारा भी, यानी कि इनमें से जो सभी होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा रसगुल्ले? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, भक्ता क्यों है जी? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो कहिएगा कि सर 1995 1995 में। कब? अब मिट जाओ। 1995 में। क्या हो जाएगा? 1995 में। चलो आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन सर क्या है। तो देखिए सर अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा का सर्वोत्तम साधन है, यह युक्ति किसकी है? तो यह जो युक्ति है, यह युक्ति है लॉस्की की। किसकी है? यह है लॉस्की की। ऑप्शन क्या है? बी नंबर है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़े रसगुल्ले अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यक नहीं है? कौन एक बात आवश्यक नहीं है? तो शिक्षित सदस्यता। शिक्षित सदस्यता। क्वेश्चन क्या है? किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन एक बात आवश्यक नहीं है? और यही सबसे हमें घटिया लगता है। कहने का मतलब कह रहा है कि राजनीतिक दल जब निर्माण होगा तो उसमें कोई भी ग्रेजुएट का या कोई भी पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, अंगूठा छाप है तब भी आप नेता बनेंगे, आपका दल चलेगा, बस पैसा चाहिए। जिसके पास रोकड़ा हो गया, पैसा हो गया, समझो कि उसके आगे पीछे बड़े बड़े अधिकारी घूमेंगे। ये देश की सबसे घटिया व्यवस्था हमें लगती है यार। अब तुम्हें क्या लगती है, तुम हमें बताओ। हमारे देखने से एक नियम जरूर होना चाहिए यार कि मुखिया के लिए ये डिग्री होना जरूरी है, 10वीं पास या 12वीं पास, या फिर अब कोई अगर विधायक है उनके पास भी डिग्री होना चाहिए कि आप अगर ग्रेजुएशन है तो भी आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं हमको ये समझ में नहीं, नेता बनता है लोग तो कुछ भी अंगूठा छाप है जिसको, फिर भी नेता बैठा है। और उसके आगे पीछे जो आईएएस ऑफिसर है तो दिनों रात पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ या कोई भी ऑफिसर बन जाओ, तुम आगे पीछे घूमोगे। ये कहाँ के नियम है यार? बड़ा गलत नियम है ना? ये हमें नहीं अच्छा लगता है ना? कहां तक बात सही है यार, तुम हमें नीचे कमेंट करके बताओ। चलो अगला है कि बिहार की, यहां पे डैश होगा, ठीक ना, छूट गया ना। बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। बिहार की डैश में, तो बिहार की, ये देखो ये गड़बड़ हो गया जी। अच्छा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ गया ऑप्शन। चलो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लिख लेना होगा वैशाली और इसका ऑप्शन कर लेना यहां होगा वैशाली और राइट जवाब भी हो जाएगा यही। बिहार की वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, ठीक ना। ऊपर नीचे ऑप्शन चलाया है टाइपिंग करते वक्त, ठीक ना। अच्छा हो जाता है। चलो लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है तो वैध सरकार, ऐसे बोले ना, यहाँ पे वैध लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहां तक क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो देखो कुशलता में भी वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी, उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, यानी कि इनमें से जो सभी दिया गया है ये आपका राइट जवाब होगा। क्या होगा? इनमें से सभी जो दिया गया है राइट जवाब होगा। ओके क्लियर। चलो
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद कर लीजिएगा 1993 ईस्वी में, 1993 में, 1993 में, ठीक ना। चलो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, और जबरदस्त क्वेश्चन का जवाब तो जबरदस्त तरीके से आप लोगों को देने की आदत पड़ चुकी है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है? बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है? तो याद कर लेना, अमेरिका में की गई है। किसमें की गई है? अमेरिका यानी कि यूएसए में, ठीक ना। बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलो आओगे छोड़ोगे, मतलब आएगा क्वेश्चन तो छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जबरदस्त तरीके से जबरदस्त क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला है कि किस भारतीय समाचार पत्रों ने वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? वो है अमृत बाजार पत्रिका। क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। तो क्या आएगा क्वेश्चन, छोड़ोगे रसगुल्ले? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक ना। जबरदस्त रिजल्ट लाना है, बिल्कुल लाना है, सोचना नहीं है, समझना नहीं, एकदम तड़ातड़ जवाब देना है। चलो एकदम मुंह तोड़ जवाब देना है, क्वेश्चन जैसा ही आएगा फटाफट से। अगला है कि 19वीं शताब्दी में किसने बेलनकार प्रेस का आविष्कार कर दिया था? तो वह किए थे रिचर्ड एम हो ने। कौन किए थे? तो किए थे रिचर्ड, देखिएगा ध्यान से, रिचर्ड एम हो। कौन किए थे? रिचर्ड एम हो ने, ठीक ना। चलो क्लियर बातें। चलो आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब। चलो कोशिश करो यहाँ पे 48 में 48 फोड़ देने की। जब यहाँ पे 48 में 48 करोगे तो एग्जाम में दिक्कतें नहीं होगा यार, क्योंकि वहां तो 40 ही बनाना है। कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? मतलब बताओ फटाफट से बताओ। बिल्कुल, तो लगभग 19 से 21% तक। कितने? लगभग 19 से 21% तक। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान है वो कितना है, आपको फटाफट से बता देनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा 22%। कितना हो जाएगा? 22%। फटाफट चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ISI प्रतीक हमारी रक्षा करती है। यार किससे रक्षा करती है बता दो फटाफट से। तो देखिए ये जो हमारी रक्षा करती है ये करती है नकली और गैर मानक उत्पादकों से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। चलिए आगे बात करते हैं रसगुल्ले, फटाफट से अगले क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा? तो आप सभी जानते हैं कि वैसा आपदा जो अपने आप घटित हो, यानी कि प्रकृति के द्वारा घटित हो, उसे प्राकृतिक आपदा। तो भूकंप तो आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते करें, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो होता है वो वर्षा का होना होता है, जल की अधिकता होती है, नदी में अवसाद का जमना, ये सभी का सभी होता है। लेकिन इस ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को क्या मिलेगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, बिल्कुल बात सही है। नदी की तले में अवसाद का जमाव, बिल्कुल सही है। वर्षा का ना होना, ये बात गलत है। इनमें से कोई ये भी बात गलत है, यानी कि यहाँ से दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। हालांकि यहाँ पे वर्षा का होना देना चाहिए था, और यहाँ पे आपको यहाँ पे गलती से टाइप शायद हो गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो मीठे जल की सबसे ऊंची जो झील का नाम है वो है टिटिकाका। क्या नाम है? टिटिकाका। ऑप्शन कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इस तरीके से मॉडल पेपर 1 के 48 क्वेश्चन हमने आपको बताया। आप हमें बताइए कि क्या 48 में से आपने 40 का भी सही जवाब दिया है? नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक बार वीडियो देख लिया, फिर आप वीडियो को प्ले कीजिए और दोबारा देखिए। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड मॉडल पेपर की, और इस तरीके से आपको पूरे 5 मॉडल पेपर हम आपको कंप्लीट कराएंगे हर एक सब्जेक्ट की।